हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, अगर आप बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं तो कमर कस लीजिए। आज आपको हम करवाने वाले हैं बेल्ट्रॉन से रिलेटेड पीवाईक्यू स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले समझा देना ये चाहते हैं, देखिए अगर बेल्ट्रॉन का आप तैयारी कर रहे हैं ना तो मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू काफ़ी ज़रूरी है करना। बात समझ में आ रहा ना। इस चैनल पे लगभग काफ़ी वीडियो हम लगभग 50 से 60 सीरीज डाल चुके हैं स्टूडेंट। आप देख रहे हैं कि पूरा आपको यहाँ पे जैसे सर्च करिएगा नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेल्ट्रॉन, पूरा इसके चलते हम कोई वीडियो नहीं डाल रहे हैं, मात्र बेल्ट्रॉन का भी वीडियो डाल रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। और ये सब वीडियो आपको हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप प्रीमियम कोर्स कहीं से लिए हैं तो उससे बेस्ट साबित हो सकता है स्टूडेंट। आप पहले कंटेंट जाकर देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा क्या सर हम ये पास हो पाएंगे, ये सब वीडियो देख लेंगे। यस 110%। कहीं से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको बस जितना पढ़ाएंगे उतना याद रखना है। और जितना भी जैसे हम आपको वर्ड अपने चैनल पे पूरा कंप्लीट करवाए हैं, एक्सेल पूरा कंप्लीट करवाए स्टूडेंट का। एक्सेल में 2 मेनू छूटा हुआ है, एक रिव्यू और एक व्यू। पूरा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट सारा एकदम डिटेल से, फार्मूला मेनू सारा डिटेल से समझाया हुआ है। तो आज के क्लासेस में जो है, आज का क्लासेस है सबसे पहले नंबर पीवाईक्यू का, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बाद में बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पीवाईक्यू जो यहाँ पे है इसको हम ऑन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पिछली क्लासेस में हम 35 नंबर तक ऑलरेडी कर चुके थे, है ना। आज हम इससे आगे सीखेंगे, मतलब 35 नंबर एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। 35 नंबर का क्या आंसर होगा, जवाब दीजिए। MS वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, ये काफ़ी ज़रूरी है। सॉरी काफ़ी बोल रहे हैं, काफ़ी इजी है। Ctrl+U होता है। क्या होता है? Ctrl+U होता है। Ctrl+U से क्या होता है? अंडरलाइन हो जाता है। तो चलिए ये हो गया था, आज हम आगे सीखते हैं। 36 नंबर बताइए स्टूडेंट। सबसे पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन के 36 नंबर कि MS एक्सेल में एक वर्कशीट डिलीट की जाती है। क्या बोल रहा है? एक वर्कशीट डिलीट की जाती है और फिर वर्कबुक को सेव कर दिया जाता है। क्या बोला? समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। VVI क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट, यहाँ पे है। यहाँ पे सबसे पहले बोला कि MS एक्सेल में एक वर्कशीट है, मतलब एक वर्कशीट है, उसको डिलीट की जाती है। उसको क्या कर दिया जाता है? डिलीट कर दिया जाता है। फिर वर्कबुक को सेव कर दिया जाता है। तो डिलीट की गई वर्कशीट के संबंध में इनमें से कौन सा, है ना, कथन सत्य है, मतलब डिलीट किया गया के बारे में इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन क्या नाम है स्टूडेंट? पहला कथन बोल रहा है कि यहाँ पे इसे क्लिपबोर्ड पर कॉपी किया जाता है, ठीक है ना। बताइए डिलीट करेंगे तो कॉपी कहाँ से होगा स्टूडेंट? बता रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, कोई यहाँ पे होगा ही नहीं। यह छिप जाता है, डिलीट करने से छिप जाता है। ये तो सरासर गलत बोल रहा है, ये वाला ऑप्शन भी गलत बोल रहा है और ये वाला भी ऑप्शन गलत बोल रहा है। इसे ट्रेस बिन से, है ना, ट्रेस बिन से रिकवर किया जाता है। यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे इसे ट्रेस बिन से रिकवर किया जा सकता है। नहीं, इसे ट्रेस बिन से रिकवर नहीं किया जाता है, इसे रिकवर नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी फाइल अगर एक्सेल में काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोला, वर्कशीट अगर डिलीट हो गया तो उसे रिकवर नहीं किया जा सकता। एक चीज़ समझाते हैं कि अगर आपके पास कोई फोल्डर है या कोई फाइल बना के आप डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, डॉक्यूमेंट में रखे हैं और वो डिलीट हो गया तो उसे आप रिसाइकल बिन के मदद से या एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर के मदद से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन आपका एक वर्कशीट डिलीट हो जाएगा तो ये रिकवर नहीं कर सकते स्टूडेंट। बात समझ में आए कि नहीं? यहाँ पे है तो यही बोला, इसे रिकवर नहीं किया जा सकता है स्टूडेंट। चलिए, तो ये सही नंबर होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप लोग पता है, सबसे पहले अभी तक आप कॉपी पेन ले लीजिए और ये जरूर बताइएगा कि आप लोग टोटल लास्ट में कितना क्वेश्चन किए। देखिए पीवाईक्यू क्वेश्चन में सभी बच्चे को दिक्कत होगा और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, समझ जाइए यहाँ पे, ठीक है ना। और इस देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट क्या है ना, कॉम्प्लिकेटेड जैसा ये दे दिया स्टूडेंट,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे 37 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि सीपीयू में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है। बच्चे ये क्वेश्चन एक बार और आया था, लेकिन यहाँ पे सबसे तेज के जगह पे सबसे धीमी था। बात समझ याद रखिएगा। तो यहाँ पे बोला है सबसे तेज मेमोरी इसमें चारों में से कौन सा है, बताइए स्टूडेंट। यहाँ पे पहला है रैम, है ना। रोमे नाम का तो कोई मेमोरी नहीं होता है, ऐसा गलती लिखा गया है, ये रोम होना चाहिए। क्या होगा, रोम होना चाहिए, ठीक है ना। कैश मेमोरी है स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या रजिस्टर मेमोरी। तो यहाँ पे सबसे जो फास्ट मेमोरी होगा यहाँ पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट, आपके हिसाब से सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर मेमोरी होता है। ये सीपीयू से सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी होता है, सीपीयू का सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी होता है। अगर ये नहीं रहता तब कैश मेमोरी होता, और ये भी नहीं रहता तब रैम होता। बस समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से होता है, ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये सबसे रजिस्टर्ड क्या मेमोरी होता है, फास्ट मेमोरी होता है ना। चलिए मतलब ये डायरेक्ट सीपीयू से कम्युनिकेट कर पाता है। चलिए अब आगे बढ़ गया, यहाँ पे ये आंसर 4th नंबर सही है। चलते हैं 38 नंबर। फिर एक्सेल, देखे एक्सेल से भर भर के क्वेश्चन है, एक्सेल से भर भर के क्वेश्चन है, इसीलिए एक्सेल को आप छोड़िएगा नहीं। हम बार बार समझा रहे हैं, कोई भी कुछ बोले इस चैनल से अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरा और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जाम ने निकलेगा तो समझिए उसका जिम्मेदार हम होंगे या नहीं तो फिर आप होंगे। बात समझ में, दो में से दोनों हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। अगर हम अच्छा से नहीं पढ़ाते हैं तो हम जिम्मेदार, और आप अच्छे से पढ़ के अगर आप नहीं याद रखते हैं तो आप जिम्मेदार होंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं यही बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट कि आप लोग इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो 100% आप एकदम समझिए, तो जेन्युइन चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि समझ जाइए कि हम यूट्यूब पर ऐसे दे रहे हैं। तो बात समझ में आ रहा ना। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दे के पढ़िएगा, है ना। ऐसा नहीं कि फ्री का चीज़ें हैं तो ऐसा नहीं। बात समझ में आ रहा ना। हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। देखिए क्वेश्चन टाइप करते हैं, फिर इंग्लिश, इसका हिंदी वर्जन नहीं रहता, हिंदी वर्जन था एक, आप लोग के लिए इंग्लिश भी करते हैं क्योंकि कुछ बच्चे को प्रॉब्लम होता है, उसके बाद मैं क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। इसीलिए इसके लिए एक लाइक तो बनता है। साथ जितने भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को, अभी देख रहे हैं या बाद में वीडियो को देखेंगे, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, ताकि मेरा मोटिवेशन बनेगा। और कमेंट में अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तब कुछ लिख दीजिएगा पॉजिटिव। एमएस एक्सेल में एक बड़ी वर्कशीट में क्या बोल रहा है, एमएस एक्सेल में एक बड़ी वर्कशीट में आप पहले कॉलम, है ना, पहले कॉलम, है ना, उसके बाद क्या बोला है, पहले कॉलम और शीर्ष पंक्ति को क्या बोल रहा है, टॉप, शीर्ष मतलब टॉप पंक्ति को, टॉप रो को हमेशा क्या लिख रहा है स्टूडेंट, दृश्य रखना चाहते हैं, हमेशा दृश्य मतलब दिखते रहना चाहिए। तो फ्रीज पेन कमांड का उपयोग करने से पहले किस सेल को सेलेक्ट किया जाना चाहिए। बच्चा ये भी बता दिया कि फ्रीज पेन करेंगे तो लॉक रहेगा, लेकिन ये नहीं पूछा है कि किस ऑप्शन से। ये बोल रहा है कि फ्रीज पेन करने से पहले, कमांड का उपयोग करने से पहले किस सेल को सेलेक्ट करना होगा, बताइए यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, आप पहले कॉलम और 6 पंक्ति, 6 पंक्ति का मतलब क्या बोला है यहाँ पे, टॉप रो, क्या बोला है यहाँ पे, टॉप रो। ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, टॉप रो, है ना। तो आप यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करेंगे, तो टॉप रो का मतलब ध्यान दीजिए, जैसे हम आप ऐसे बनाइए, पहले यहाँ पे देखिए कॉलम बनाते हैं, ठीक है ना, ये ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। अब यहाँ पे ए रहेगा, ये बी रहेगा बच्चे, ये सी रहेगा और डी रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, इसको हम थोड़ा सा, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या रहेगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या रहेगा 4 रहेगा। अगर इसमें कुछ डेटा लिखा हुआ, मान लो यहाँ पे नेम है, कोर्स है, ठीक है ना, कुछ भी है, हम यहाँ पे लिख दिए। अब इसको लॉक करना है, तो ये बोला है तो इसको लॉक करने के लिए तो फ्रीज पेन का जरूरत पड़ेगा, लेकिन बोल रहा है कि हम कर्सर कहाँ रखेंगे जो फ्रीज पे, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है A1 A2, एक मिनट, इसको नीचे करेंगे तो फिर हट जाएगा ये,
ये नीचे करेंगे तो फिर हट जाएगा स्टूडेंट। बताइए, तो यहाँ पे A2 बोला है, B2 बोला, A2 बोला है, B2 बोला, A2 बोला है, B1 बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कर्सर जो है ना, अगर आप चाहते हैं पहले कॉलम और पहला रो, देखिए क्या बोला यहाँ पे, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम बोला और टॉप रो बोला। फर्स्ट कॉलम मतलब ये भी बोला, अगर फर्स्ट रो बोलता तो ये भी आंसर हो सकता था और ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बोला क्या है स्टूडेंट, कि बोला यहाँ पे है कि फर्स्ट रो, क्या बोल दिया यहाँ पे, फर्स्ट है ना कॉलम एंड टॉप रो। तो फर्स्ट कॉलम, तो आपको पता है कहाँ कर्सर रखना होगा, B2 में कर्सर रखना होगा। सर नहीं समझ में आया, चलो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम एक्सेल में, कोई मेरे पास डेटा है, एक्सेल को खोलते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी डेटा हम ले लेते हैं, ये मेरे पास डेटा है, मान लो कॉपी कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ से न्यू पेज पेस्ट, Alt HOI, ठीक। अब हम चाहते क्या है, पहले कॉलम को यहाँ पे, और देखो ये बोल रहा है क्या, कि हमको इस वाला जो रो चाहिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स चाहिए, और ये कॉलम भी, बात समझ में आई है वाला। तो आपको पता है कहाँ कर सकते, जैसे अभी स्क्रॉल करिएगा तो ये चीज़ें ऊपर चला जाएगा। देखिए हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये ऊपर चला है। हम चाहते हैं ये हेडिंग, जो हम इसको रेड कर देते हैं आप लोग को समझाने के लिए मात्र। देखो हम चाहते हैं कि इसको फर्स्ट कॉलम ये हुआ, फर्स्ट रो ये हुआ, और फर्स्ट कॉलम ये हुआ, ये फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट रो। तो हम चाहते हैं कि जब हम स्क्रॉल करें तो ये कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, B2 पे आपको क्लिक करना है, B2 पे, और उसके बाद व्यू मेनू में जाएंगे और यहाँ पे फ्रीज पेन। अगर ये पूछ देता कि फ्रीज पेन कौन सा मेनू में होता है, तो व्यू मेनू में, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे, फ्रीज पेन फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे ये भी। अब देखो यहाँ पे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो ये ऊपर देखो हो रहा है, बट ये कांस्टेंट है, और जब इस साइड करेंगे ना तो कॉलम भी फिक्स रहेगा। देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये अंदर जा रहा, लेकिन नेम वाला कॉलम देखिए यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे ये देखें, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ मैंने समझाया, शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, और नहीं समझ में आया होगा इसका मतलब समझिए तो आप क्या आप कुछ भी क्लास नहीं किए होंगे, कंप्यूटर अगर कुछ भी नहीं जानते तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, है ना। हल्का फुल्का अगर जानते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे B2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, B2। तो देखो हम आपको समझाते हैं, अगर हम इस तरीके से नहीं समझाएंगे तो दिक्कत क्या होगा, अगर वहाँ पे खाली फर्स्ट रो पूछ देता, फर्स्ट कॉलम नहीं पूछता, तो पता है ये B2 भी हो सकता था और A2। अगर फर्स्ट रो पूछता तब, कब, यहाँ पे फर्स्ट रो। बोलेंगे सर काफ़ी टाइम लगा देते हैं क्वेश्चन, बच्चे हाँ लग तो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको डिटेल में कि क्वेश्चन अगर घुमाए भी ना तो आप अच्छा कर पाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, वर्कबुक के अंदर, क्या बोला, वर्कबुक के अंदर सीट टैब पर क्लिक करें। क्या बोला, वर्कबुक के अंदर सीट टैब पे क्लिक करें, करने पर यह देखा जाता है कि वर्कबुक संरचना को बदलने के विकल्प जैसे कि इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव, कॉपी, हाइड और अनहाइड सीट अनुपलब्ध है। इसका क्या कारण हो सकता है, एक बार पढ़ते हैं और फिर से। क्या बोल रहा है, वर्कबुक के अंदर सीट टैब पर क्लिक करने पर, सीट टैब पे वर्कबुक के अंदर अगर हम सीट टैब पे क्लिक करते हैं, ये नहीं बोला कौन सा क्लिक, लेफ्ट या राइट, क्लिक करने पर यह देखा जाता है कि वर्कबुक संरचना, ठीक है ना, वर्कबुक मतलब स्ट्रक्चर को बदलने के विकल्प जैसे इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव, कॉपी, हाइड, अनहाइड अनुपलब्ध है, मतलब उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध है, ठीक है ना, मतलब मिसिंग है। इसका क्या कारण हो सकता है, तो इसका क्या कारण है भाई, तो कारण तो बहुत हो सकता है, लेकिन हम समझते हैं कि ऑप्शन के मदद से क्या कारण हो सकता है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो पहला क्या कारण बोला,
वर्कबुक को रीड ओनली मोड में खोला गया होगा, हाँ ना। रीड ओनली का मतलब क्या हुआ? अच्छा, इस पे इंटर कर देते हैं, थोड़ा सा ये नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, हाँ है ना। ये देखो यहाँ पे क्या बोला है स्टूडेंट, यहाँ पे एक मिनट क्या बोला, वर्कबुक को रीड ओनली में खोला गया है। उसके बाद बोला है वर्कबुक को कस्टम व्यू सक्षम किया गया है, वर्कबुक प्रोटेक्ट है, और यहाँ पे क्या वर्कबुक वर्कशीट प्रोटेक्ट है। अब यहाँ पे समझना ये है स्टूडेंट कि किस मतलब पोजीशन में ओनली फॉर वो क्या है, वो जो ऑप्शन आपको दिखा, कौन सा ऑप्शन दिखा स्टूडेंट, यहाँ पे समझिएगा। ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे देखिएगा कि वर्कबुक के अंदर सीट टैब पर क्लिक करने पे यह देखा जाता है कि वर्कबुक संरचनाओं को बदलने के लिए इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, हाइड और अनहाइड शिफ्ट उपलब्ध है। शिफ्ट अनुपलब्ध है, अनुपलब्ध मतलब ये नहीं, मतलब अब राइट क्लिक करते तो ऑप्शन ही नहीं देता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो कारण बताइए बच्चा, कारण बताइए, कारण, ठीक है ना। तो कारण यही है कि यहाँ पे देखिए वर्कबुक अगर यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेगा, क्या रहेगा? प्रोटेक्टेड रहेगा। प्रोटेक्टेड मतलब समझ में आ रहा है, उसमें पासवर्ड अगर लगा हुआ रहेगा तब जानते हैं वो आपका ऑप्शन शो नहीं करेगा, मतलब नहीं शो करेगा। सर कैसे, एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं क्या? हाँ, तभी तो आपको यकीन होगा कि हमने सही बताया और आपने सही किया और क्या बोलना चाह रहे हैं एक्चुअली में। देखो सबसे पहले हम ये करते हैं ऐसा कि ये प्रोटेक्ट को, इसमें देख मान लो कोई डेटा लिखा हुआ, हम चाहते हैं इस सीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं। कहाँ से? होम टाइम में जाओगे और यहाँ फॉर्मेट में जाओगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट सीट, ये देखिए आप, और यहाँ पे क्या करते हैं 1 2 3 और इंटर, कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं 1 2 3। अब देखो, अब जैसे ही इस पर राइट क्लिक करेंगे ना, ये देखिए भाई अनप्रोटेक्ट, एक मिनट, ये तो ऑप्शन दिखा रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, डिलीट, रीनेम, हाइड। अच्छा दूसरा सीट, एक मिनट क्वेश्चन फिर से हमको पढ़ना पड़ेगा। वर्कबुक प्रोटेक्टेड है, हमने क्या वर्क प्रोटेक्टेड किया? वर्कबुक किया, क्या वर्कशीट को किया। तो ये बोला है कि वर्कबुक प्रोटेक्टेड है, तो वर्कबुक प्रोटेक्टेड कहाँ से होगा स्टूडेंट? मतलब वर्कबुक, देखो वर्कशीट और वर्कबुक में क्या अंतर है हम समझ लिए थे, वर्कशीट ठीक है। तो वर्कशीट एक सीट को बोलता है और वर्कबुक का मतलब एक, मतलब फाइल जो खुला उसमें जितने भी सीट है दैट इज कॉल्ड वर्कबुक कहलाता है। तो वर्कबुक अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो फाइल में जाएंगे और यहाँ से जाके आपको मिलेगा इनक्रिप्ट, ऑप्शन में जाइएगा। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन मिलता है, आपको अब दिखा देते हैं, प्रोटेक्ट वर्कबुक, यहाँ पे ऑप्शन है, एक मिनट, एडवांस में जाइए, एक मिनट कहाँ पे चेंज कर दिया, छोड़िए इसको हम दिखा देंगे, ठीक है ना। हम कमेंट पिन में डाल देंगे किस ऑप्शंस के अंदर है। ये वर्कबुक तो था इसे, अब इसे क्या होगा, सारा सीट एक बार में लॉक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? सारा सीट क्या होगा यहाँ पे एक बार में लॉक हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ देते हैं, छोड़ देते हैं इसको, नहीं तो फिर ज़्यादा वीडियो में टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे वर्कशीट पर कॉलम्स या पंक्ति, क्या बोल रहा है यहाँ पे, वर्कशीट पर कॉलम या पंक्तियों, रो में व्यवस्थित डेटा को में प्लॉट किया जा सकता है। यह सामान्यतः श्रेणियों को क्षैतिज श्रेणी अक्ष के साथ और ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ प्रदर्शित करता है। इसको थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लेते हैं। डेटा अरेंज इन कॉलम और रो, मतलब डेटा क्या करेगा, अरेंज इन कॉलम और रो ऑन वर्कशीट कैन बी प्लॉटेड इन
है ना। प्लॉटेड मतलब टाइप्ड है। प्लॉटेड इन इट यूजुअली डिस्प्ले रेंज अलोंग द हॉरिजेंटल एक्सेस मतलब है ना, वाई एक्सेस बोल सकते हैं, ठीक है ना, एक्स एक्सेस है ना, और यहाँ पे एक्सिस एंड अलोंग द वर्टिकल एक्सेस। तो बताइए स्टूडेंट इसमें से कौन चार्ट का यूज करेंगे, बताइए आप फटाफट जवाब दीजिए यहाँ पे, फटाफट जवाब। पहला चार्ट है पाई चार्ट है, दूसरा कॉलम चार्ट है, तीसरा डॉटनट चार्ट है और लाइन चार्ट है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कॉलम या रो है ना, यहाँ पे कॉलम या पंक्ति मतलब कॉलम या रो में व्यवस्थित डेटा है, कॉलम में भी है और रो में भी है, और प्लॉट किया गया है। यह समांतर श्रेणी में अक्ष के साथ ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें कौन सा चार्ट का यूज करेंगे बताइए यहाँ पे स्टूडेंट। इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कॉलम चार्ट में। अगर हम कॉलम चार्ट से करते हैं, एक मिनट थोड़ा मार्कर लेने दीजिए हमको, इंक कलर, कॉलम चार्ट का यूज करते हैं स्टूडेंट तो आपका हो जाए। कॉलम चार्ट पता है ना कैसे होता है, देखिए इस तरीके से होता है, ये होता है इस तरीके से होता है, ये देखिए है ना, ये कॉलम चार्ट। तो इसमें क्या होगा, ये दिखाते रहेगा, बात समझ में आ रहा है ना पे। तो रो एंड कॉलम में डेटा रहेगा तो रो को ऐसे दिखाएगा और कॉलम को इस तरीके से दिखाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्या बोल रहा है, यदि आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में विभिन्न वर्ड, क्या बोल रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, विभिन्न वर्ड प्रोसेसर्स के बीच टेक्स्ट फाइल का आदान प्रदान करना चाहते हैं, ठीक है ना, टेक्स्ट फाइल के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो वर्ड डॉक्यूमेंट को सहेजते समय आप डैश फाइल फॉर्मेट का उपयोग करते हैं। बताइए वर्ड डॉक्यूमेंट क्या बोला है यहाँ पे, यदि आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में विभिन्न वर्ड प्रोसेसर के बीच टेक्स्ट फाइल को आदान प्रदान करना चाहते हैं, आदान प्रदान का मतलब भेजना चाहते हैं, तो वर्ड डॉक्यूमेंट को है ना सहेजते समय आप डैश फाइल फॉर्मेट का यूज करेंगे। तो ये बोल रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को, ठीक है ना, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट को, और यहाँ पे एक और है देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट यहाँ पे वर्ड 97-2003 डॉक्यूमेंट को और वर्ड 97-2003 टेम्पलेट को। तो बताइए इसमें कौन सा होगा। इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पे 2 नंबर होना चाहिए। इसलिए 2 नंबर का मतलब समझा, ये आपको रिच टेक्स्ट फॉर्मेट मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में जो नोटपैड का फॉर्मेट होता है ना, उस फॉर्मेट में अगर हम करेंगे तो कहीं भी भेज सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में भेज सकते हैं, चाहे वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे मैकटोन्स हो मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि ईमेल के जरिए, बात समझिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगर बोलता ना कि किसी भी कहीं भी, तो हम वहाँ पे PDF भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बात किया यहाँ पे, सॉरी, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। यदि आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में विभिन्न वर्ड प्रोसेसर के बीच टेक्स्ट फाइल को आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो वर्ड डॉक्यूमेंट को है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट को सहेजते समय मतलब भेजते समय, ठीक है, आप डैश फाइल कमेंट का उपयोग करते हैं। तो कौन सा, RTF फॉर्मेट का, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। चलिए रिच टेक्स्ट फॉर्मेट अगर नहीं समझ में आया ना, तो समझो तो नोटपैड जैसा फाइल फॉर्मेट होता है ना, उसी तरीके से मतलब टेक्स्ट फाइल दिखाएगा। MS वर्ड में क्या बोला, MS वर्ड में जब आप कई डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे होते हैं, क्या बोला कि अगर आप MS वर्ड में कई डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे होते हैं, तो डैश टैब में दिए गए विकल्पों का उपयोग करके उन्हें व्यवस्थित करें। इन MS वर्ड व्हेन यू आर वर्किंग ऑन मल्टीपल डॉक्यूमेंट, ऑर्गेनाइज मतलब अच्छे ढंग से है ना, मतलब कलेक्ट करना, देन यूजिंग द ऑप्शन प्रोवाइडेड इन द डैश टैब। तो किस ऑप्शंस का यूज करेंगे बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिए। पहला है इंसर्ट, दूसरा है व्यू, दूसरा है लेआउट और चौथा है रिव्यू, ठीक है।
सब बचाइए स्टूडेंट। यहाँ पे MS वर्ड में आप कई दस्तावेज को मतलब डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं कई अलग अलग, तो किस टैब में दिए गए विकल्पों का उपयोग करके व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित मतलब उसको सही करेंगे स्टूडेंट, बताइए स्टूडेंट, ऑर्गेनाइज करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो व्यू की मदद से, किसके मदद से स्टूडेंट, व्यू की मदद से, है ना, कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना, चलो देखो हम बताते हैं ये बोलना क्या चाह रहा है। जैसे मान लो कि हम MS वर्ड का फाइल खोले, देखो एक फाइल खोलिए अलग अलग, जैसे हम ये फाइल है, ये फाइल है, मान लो दो अलग अलग फाइल है, ये देखो यहाँ पे दो फाइल है, दिख रहा है आपको यहाँ पे ना, दो वैसे 3 4 5 फाइल, वही बोला अलग अलग फाइल है। हम उसको व्यवस्थित मतलब अरेंज करके, मतलब अरेंज करके बोल सकते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब वही वो अरेंज करना। तो आपको व्यू मेन्यू में जा रहा है और पता है किस में क्लिक करना, अरेंज ऑल में क्लिक करना। जैसे आप अरेंज ऑल में क्लिक करिएगा तो अरेंज हो जाएगा। देखो ये भी फाइल दिखा दे, 4 रहता है ना तो ये छोटा बन जाता, फिर यहाँ बन जाता, ये बन जाता, इस तरीके से बन जाता है। बस समझ में आ रहा ना, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आई होप समझ, अगर ये बोला भी जाता किस ऑप्शन से करेंगे तो क्या होगा, अरेंज ऑल। क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, अरेंज ऑल। अरेंज ऑल, अरेंज ऑल कौन सा मेनू में रहता है, व्यू मेनू में रहता है। कौन सा मेनू में रहता है, व्यू। ये सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 43 नंबर पे क्वेश्चन है, क्या बोला, शेप। ये जो शेप ऑप्शन है यहाँ पे, शेप विकल्प, शेप ऑप्शन MS एक्सेल 2016 में, है ना, किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। बताइए शेप ऑप्शन, इससे आसान क्वेश्चन तो है ही नहीं। शेप जो ऑप्शन है इंसर्ट मेनू में मिलेगा नहीं। अगर आप MS एक्सेल को अगर खोलते हैं स्टूडेंट, हम फिर से हटाते हैं इसको, MS एक्सेल को खोलते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लिए, MS एक्सेल बोला ना, वर्ड खोल दीजिए इंसर्ट मेनू में, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, शेप ऑप्शन मिल जाएगा। शेप ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए है ना शेप। अगर पूछ देगा कि शेप ऑप्शन किस ग्रुप में होता है तो इलस्ट्रेशंस ग्रुप, ये याद रखिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए तो ये भी पूछेगा, बार बार समझा रहे, ये तो 1 नंबर पूछ देगा। ये देखिए कि जैसे यहाँ पे लाइन है, रेक्टेंगल है, बेसिक शेप है, ब्लॉक एरो है, इक्वेशन शेप है, फ्लो चार्ट है, स्टार एंड माइनस है, कॉल आउट है, और इसमें से 3 को ऑप्शन देगा और 1 ऑप्शन कहीं और से दे देगा। बताइए तो और ये बोलेगा बताइए कौन सा शेप से संबंधित नहीं है, ठीक है, आकार से संबंधित नहीं, हिंदी में बोलेगा तो बताइए, समझ में आ रहा है, नहीं पूछेगा, नहीं है पूछेगा। हम इतना भी कंफर्म आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें जो स्टूडेंट है ना कि प्रैक्टिस की। हाँ, अगर हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि अगर आप ये सब क्वेश्चंस को आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में कभी भी कोई भी नंबर ना छूटे, तो आपको ये निश्चित सफलता के लिए स्टूडेंट हम तो आपको कोशिश करेंगे कि आप एक बार ज़रूर टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। और इसमें 30, इसमें सर क्या मिलेगा, 39, 30 से 30 प्लस, इसमें 40 50 भी आगे जाकर हो सकता है, लेकिन 30 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। सारा MCQ बेस्ड रहेगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। और आपको हिंदी और इंग्लिश जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन रहेगा। साथ ही साथ ये भी रहेगा स्टूडेंट आपको कि जैसे ही कंप्लीट हुआ टेस्ट आपका, और आपको रिजल्ट दे देगा कि आपने कितना सही किया। अगर उसके अंदर सॉल्यूशन में जाते हैं तो कौन कौन सा सॉल्यूशन आपने गलत किया वो भी दे देगा। और ये तो देगा ही देगा, लेकिन जितने मेरे बच्चे सारे इनरोल हैं उसमें आपसे कितना रैंक है वो आपको दे देगा स्टूडेंट, पाई चार्ट में, कॉलम चार्ट में। और हम आपको क्या करेंगे, 1 सप्ताह में आपको रिवील भी करेंगे कि मेरे पास टोटल कैंडिडेट हैं स्टूडेंट, तो उसमें से टॉप 2, टॉप 1, टॉप 5 को हम रिवील करेंगे कि देखिए मेरे पास इससे बच्चे ये टॉप नंबर पर है। और जो बच्चे परचेज कर लिए बच्चे, आप लोग के लिए तो ज़रूर टेस्ट दीजिए। अगर टेस्ट नहीं दीजिएगा तो आपका लेवल कैसे पता चलेगा। हम सारा चेक करते हैं अपना टेस्ट सीरीज में, टेक्स्ट बुक पे। आप जाइएगा, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो फिर आपको अगर कोई दिक्कत होता है तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। कौन सा नंबर पे सर, ये देखिए यहाँ पे, ये नंबर पे 9835552160। इस पे बस लिखिए सर कि हमको मॉक टेस्ट देना है। और इसमें मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको बेल्ट्रॉन से जुड़ा सारा PDF भी मिल जाएगा। मतलब जैसे MS ऑफिस का सारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का मिल जाएगा,
साथ ही साथ ये भी मिल जाएगा कि हिंदी टाइपिंग करते समय जो वर्ड गलत होता है कैसे बनाएंगे हलंत के मदद से, डिफ़िकल्ट वर्ड कैसे बनाएंगे, वो सारा चीज़ें मिलेगा स्टूडेंट। साथ ही साथ आपको PYQ मिलेगा, ई बुक, मतलब समझो तो यहाँ के बाद आपको कहीं जाना ही नहीं है, बात समझ में आ रहा है। और आपको लैपटॉप पे भी आप कर सकते हैं और मोबाइल में भी कर सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो इस नंबर पे मैसेज करिए, है ना, आपको हम तुरंत आपको सॉल्यूशन देंगे। तुरंत नहीं तो कुछ समय जब फ्री होंगे, मेरा कहने का मतलब देंगे, अगर 12 घंटा के अंदर आपको दे देंगे। ऐसे तो आपको तुरंत ही दे देते हैं, लेकिन बच्चे क्लास लेते रहते हैं, उस समय हम नहीं रिप्लाई दे पाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा कि MS एक्सेल में क्या बोला है स्टूडेंट, यहाँ पे MS एक्सेल में एक ग्राफ बनाया गया है। क्या बोला है, MS एक्सेल में एक ग्राफ बनाया गया है जिसका उपयोग MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड में किया जाना है, मतलब उसका स्लाइड में उपयोग किया जाना है। यदि एक्सेल स्प्रेडशीट के अंत निहित डेटा में कोई परिवर्तन होता है, कोई भी उसमें परिवर्तन होता है, तो पावर पॉइंट स्लाइड में मौजूद ग्राफ में उनके संगत परिवर्तन स्वचालित रूप से नहीं होना चाहिए। आप इसके लिए पावर पॉइंट की किस विशेषता, मतलब किस फीचर्स बोलना चाह रहा है, किस फीचर्स का उपयोग करेंगे, बताइए कौन सा फीचर्स। यहाँ पे बोल रहा है फॉर्मेट पेंटर, इंसर्ट, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल। देखो ये वाला फॉर्मेट का यूज करेंगे। पेस्ट स्पेशल में जाके और JPG जैसे कर देंगे तो एक इमेज फाइल बन जाएगा, और इमेज फाइल जब बन जाएगा तो उससे कोई लिंक ही नहीं आएगा। समझ में आया स्टूडेंट, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना नंबर का, ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे JPG पेस्ट स्पेशल में जाके कोई भी चीज़ JPG क्या हो गया, एक तरह से ज्वाइंट हो जाता है। इसका फुल फॉर्म ही होता है ज्वाइंट फोटोग्राफर एक्सपर्ट ग्रुप। बात समझ में आ रहा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, लेक्सिकल एनालाइजर सिंटेक्स, क्या बोला है, फिर से पढ़ देते हैं, है ना। लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर, सॉरी सिमेंटिक एनालाइजर डैश के कुछ चरण हैं। इसको फिर से थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन पढ़ देते हैं। लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर, सेमेंटिक एनालाइजर आर सम ऑफ द स्टेप ऑफ, किसका है बताइए। असेंबलर है, इंटरफेस है, कंपाइलर है, ये लिंकर है। पता है ये किसका है, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, मतलब बोल सकते हैं ये आपका कोडिंग से क्वेश्चन है, फंडामेंटल से, मतलब फंडामेंटल मतलब डेप्थ फंडामेंटल, मतलब जो बच्चा C++ किए होंगे उनके लिए क्वेश्चन है। तो बताइए स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर, सेमेंटिक एनालाइजर और ऑफ द स्टेप ऑफ, तो कंपाइलर का है। किसका स्टेप है, कंपाइलर का, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट, कंपाइलर। इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा। जैसे बोलेगा लेक्सिकल, है ना, सिंटेक्स एनालाइजर, सेमेंटिक एनालाइजर और सम ऑफ द स्टेप ऑफ, किसका स्टेप है, तो कंपाइलर का। कंपाइलर समझते ही हैं स्टूडेंट, हर चीज़ को, ये कोडिंग लैंग्वेज को पूरे, मतलब जितना भी सोर्स कोड होता है उसको एक बार में कन्वर्ट करने का काम करता है। चलिए, ये लिंकर जो है ना, ये एरर का नाम है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे चलते हैं, इंटरनेट एड्रेस, यहाँ पे कुछ भी है ये हाँ के रूप में होते हैं, जहाँ n को के बीच का नंबर होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे इसका नंबर क्या होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट एड्रेस आर इन द फॉर्म ऑफ nNN.NNN.NNN where n must be the number between। बताइए स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे, इसका क्या क्या है। पहला नंबर पे है
0-256, 0-255, 1-255 और 1-256। बताइए स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए फटाफट। इसका जो सही आंसर होना चाहिए आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे? सेकेंड नंबर। 0 तो ऐसे होगा नहीं है ना, यही होगा यहाँ पे 0 से लेकर 255 तक होगा, ठीक है ना। मतलब ये क्या आईपी एड्रेस के बारे में बात कर रहा है, बात समझ में आ रहा ना। इंटरनेट एड्रेस का जो होता है आपको यहाँ पे ए इसी के बीच में आपका होगा, बात समझ में आ रहा है। ये बोल रहा है कि वेयर मस्ट बी द बिटवीन नंबर। देखो कभी भी नंबर जो है ना 255 तक ही होता है, IPv4 का, बात समझ में आ रहा ना। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर जवाब दीजिएगा। MS एक्सेल वर्कशीट में देखिए, फिर से एक्सेल तो छोड़ ही नहीं रहा, और ये सब पिछले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और कुछ बच्चे बोलेंगे सर यही क्वेश्चन आएगा क्या? बच्चे इसी से उम्मीद लगाइए कि इसी टाइप का क्वेश्चन ही आता है ना। क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है हर चीज़ें। MS एक्सेल बस खाली आप लोग लगे रहिए, आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। पढ़ने पे बस ध्यान दीजिए, सारा वीडियो को अच्छे से देखिए, एनालाइज कीजिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, नहीं समझ में आता है बात समझ, कभी भी आप देखते रहिए। MS एक्सेल वर्कशीट में एक पंक्ति मतलब एक रो हाइट बदलने के लिए डैश मेनू के अंतर्गत फॉर्मेट कमांड का उपयोग करें। बताइए स्टूडेंट, या ये फिर से क्वेश्चन इसी सेट में ऊपर में क्वेश्चन था, लेकिन हाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था स्टूडेंट। तो ये पता है, अगर रो का हाइट को बढ़ाना, जैसे यहाँ पे ये रहता है ना, मान लीजिए ये देखिए, ये रो का जो हाइट है यहाँ पे हम बढ़ाना चाहते हैं, तो रो का अगर हाइट बढ़ाना है तो फॉर्मेट में तो जाएंगे, लेकिन ये बोल रहा है बदलने के लिए डैश मेनू के अंतर्गत, मतलब किस मेनू के अंतर्गत फॉर्मेट कमांड का उपयोग करेंगे। तो ये इसका जो सही आंसर होगा होम। क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे होम होगा। 47 नंबर का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे होम हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे 48 नंबर क्या क्वेश्चन बोला? 48 नंबर क्या बोला यहाँ पे? देखिए यहाँ पे डैश है ना से डिलीट की गई आइटम रिसाइकल बिन में नहीं जाता है। बताइए क्या बोला यहाँ पे? डैश से डिलीट की गई आइटम रिसाइकल बिन में जाते हैं। कहाँ नहीं जाते नहीं बोला, कि डिलीट की गई आइटम रिसाइकल बिन में जाते हैं, है ना। किस टाइप का फाइल रिसाइकल बिन में जाता है? तो केवल हार्ड डिस्क से डिलीट किया हुआ, हार्ड डिस्क और सीडी से, हार्ड डिस्क से तो है ठीक है, सीडी से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। और क्या बोला है आप पे? हार्ड डिस्क, सीडी और लाइन नहीं जाएगा। क्या बोला? एनी स्टोरेज नहीं है स्टूडेंट, एनी स्टोरेज पेन ड्राइव से कोई डिलीट करिए तो आप पेन ड्राइव में रिसाइकल बिन में कभी नहीं जाएगा। मतलब रिसाइकल बिन में तभी जाएगा जब आपका हार्ड डिस्क का मतलब HDD ड्राइव से, लोकल डिस्क सी लोकल डिस्क। देखिए यहाँ पे हम आपको ऐसे काहेला बोले, आप लोग को हम प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे दिस पीसी में क्लिक करेंगे तो किसी भी ड्राइव से अगर कोई चीज़ें डिलीट करेंगे राइट क्लिक करके तो रिसाइकल बिन में जाएगा। लेकिन अगर आप पेन ड्राइव यहाँ पे रखे हैं उससे को राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं या कोई चीज़ें करते हैं उसमें डेटा, तो आपका रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। यही बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बट यही है कि जो जिनको नहीं आएगा यही क्वेश्चन हार्ड लगेगा स्टूडेंट आप, ठीक है ना। कंप्यूटर में 22S है ना, 22S पूरक, अच्छा 22 है या 2 है, इसको हम देख लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। हाँ 2S पूरक होगा यहाँ पे, 22 नहीं होगा। ये इसको जवाब में यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये 2S, टाइपिंग मिस्टेक है। 2S ये तो बगल में लिखा हुआ है सही। 2S कॉम्प्लीमेंट में दर्शाई गई संख्याओं की रेंज डैश के बीच में होती है। बताइए स्टूडेंट, 2S पूरक में दर्शाई गई संख्याओं की रेंज के बीच में होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? किसके बीच में होती है स्टूडेंट? यहाँ पे जवाब दीजिए जी। यहाँ पे
इसका सही आंसर होगा ये होगा स्टूडेंट, ठीक है। इसको आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपका बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना, छोड़ देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। और लास्ट में टाइम बचेगा तो बनाना है, ठीक है ना। ये देखिए उल्टा पुल्टा कुछ भी मार देंगे नहीं, लास्ट में उल्टा पुल्टा मारना है। तो सबसे पहले जो आता है उसको सही मारना है, उसके बाद क्या बोला है, MS एक्सेल के किस विकल्प के अंतर्गत, मतलब किस ऑप्शंस के अंतर्गत आपको निम्नलिखित उप विकल्प दिखाई देने की संभावना है। मतलब बोल रहा है एक विकल्प के अंदर, उसके अंदर एक विकल्प किसके अंदर दिखाई देने की संभावना है, बताइए आप कैसे। यहाँ पे बोला है, यहाँ पे अंडर विच ऑप्शन, क्या बोला, अंडर विच ऑप्शन ऑफ MS एक्सेल यू आर लाइकली टू सी द फॉलोइंग सब ऑप्शन, बताइए। सेल स्टाइल, बैकग्राउंड, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पे इंटरफेस। तो सब ऑप्शन जो दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा स्टूडेंट यहाँ पे सेल स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है। या एक्सेल खोलिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है एक बार और इसको पढ़ा जाए, ठीक है ना। MS एक्सेल के किस विकल्प, मतलब किस ऑप्शन के अंतर्गत आपको निम्नलिखित उप विकल्प दिखाई देने की संभावना है। मतलब ऑप्शन में जाएंगे तो उसका विकल्प दिखाई देना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, सेल स्टाइल। क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, सेल स्टाइल। सेल स्टाइल कहाँ मिलेगा, आप एक्सेल खोलिए यहाँ पे और डेटा मेनू में जाएंगे, होम मेनू में जाएंगे यहाँ पे, ये आपका सेल स्टाइल है ना। सेल स्टाइल का उसी का उप विकल्प आपको मिलेगा स्टूडेंट। बात समझिए, इस पर क्लिक करेंगे उसमें बहुत सारा मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। समझ में आ गया, इसमें जाएंगे यहाँ पे, ठीक। चलिए समझ में आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज, क्या बोल रहा है, मेल मर्ज ऑपरेशन। इसको स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसका आंसर तो मेरा आंसर शीट में ये सेल स्टाइल है, लेकिन हमको यहाँ पे मे भी ये भी हमको लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप देख लीजिएगा, ऐसे आपको 100% इसमें श्योर नहीं है, ठीक है ना। ये आपका ऐसे आंसर शीट में यही दिया हुआ स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा स्टूडेंट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप जवाब दीजिएगा स्टूडेंट 51 नंबर में, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज ऑपरेशन के लिए डेटा स्रोत नहीं हो सकता, बताइए। 51 नंबर का स्टूडेंट बताइएगा जरूर कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज का डेटा स्रोत नहीं हो सकते। बात समझ में आ रहा ना, क्या बोले, कोई सेल स्टाइल करते हैं भाई, फोटो कैप्चर किए थे, ये सब कहाँ, ये सब फॉर्मेट है कहाँ से सेल स्टाइल कभी ये ऐसे कैप्चर करके दे देगा, वही है सही आंसर। चलिए स्टूडेंट, इसमें कंफर्म हम हो गए कि इसका सही आंसर सेल स्टाइल ही होगा। बात समझ में आ रहा स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए सही दिया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज ऑपरेशन के लिए डेटा स्रोत नहीं हो सकता, बताइए स्टूडेंट। निम्नलिखित में कौन सा मेल मर्ज का डेटा स्रोत नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, डेटा स्रोत कौन सा नहीं हो सकता, लिखा हो पहला नंबर पे यहाँ पे ODBC है ना, ये डेटाबेस फाइल है। CSV, MS स्मार्ट शीट, MS एक्सेल। तो बताइए स्टूडेंट, हम तो ODBC आपको MS एक्सेस का फाइल जैसा होता है, बात समझ में आ रहा ना। CSV फाइल का, CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमन, है ना, सेपरेटिव फाइल, है ना, कॉमा सेपरेटिव फाइल होता है, कॉमा से सेपरेट रहता है। तो ये भी हो सकता है।
और यहाँ पे MS Excel ये तो ऑलरेडी होता है, लेकिन स्मार्ट शीट तो कोई ऐसा होता ही नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पे इसका सही आंसर ये होगा कि मतलब क्या बोला यहाँ पे कि कैन नॉट बी अ डेटा सोर्स ऑफ अ मेल मर्ज, डेटा जो सोर्स डेटा को लाएंगे उसका आपका कौन नहीं हो सकता। इसका सही आंसर क्या होगा, MS स्मार्ट शीट। इसको ध्यान दे दीजिएगा, ये आपका सही आंसर और ये VVI क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस टेक्स्ट अलाइनमेंट में आपने टेक्स्ट को समान रूप से मार्जिन के बीच वितरित करता है। अलाइन राइट, जस्टिफाई टेक्स्ट, सेंटर टेक्स्ट, अलाइन टू लेफ्ट। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट अलाइन डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब समझते हैं ना, दोनों तरफ बराबर बांटना। इट्स टेक्स्ट है ना इन्वेंटली अलोंग एमंग द मार्जिन। बताइए इसमें से कौन जो डिस्ट्रीब्यूट करता है मतलब बराबर करता है। तो यहाँ पे ये जो है ना इवेनली मतलब समझिए, यहाँ पे इवेनली का मतलब हो गया दोनों तरफ से। इस वर्ड को समझिए आप, अगर ये वर्ड नहीं रहता, अगर यहाँ पे ये वर्ड इवेनली वर्ड नहीं रहता तो पता है कोई भी हो सकता था, कोई बस खाली सेंटर को छोड़ के। और इवेनली का मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ से बात, इवन डिस्ट्रीब्यूटेड इज टेक्स्ट इवेनली अमॉन्ग द मार्जिन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जस्टिफाइड टेक्स्ट हो जाएगा। बस समझ, अगर ये चीज़ टेक्स्ट नहीं लिखा रहता तो ये लेफ्ट भी हो, राइट भी होगा और लेफ्ट भी हो सकता था। बात समझ में आ रहा ना, ठीक है ना, समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इवेनली बोला इसका मतलब दोनों तरफ के बारे में बात कर रहा है। चलिए सही हो, देखो ये सब छोटा छोटा चीज़ पे ध्यान देना है, नहीं तो फिर क्या होगा, गड़बड़ाइएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे सभी कॉलम, यहाँ पे बोला है सभी कॉलम और पंक्तियों का चयन, पंक्तियों मतलब रो का चयन करने के लिए MS Excel वर्कशीट में वर्कशीट के शीर्ष पर सेलेक्ट ऑल बटन, शीर्ष मतलब टॉप पर सेलेक्ट ऑल बटन का चयन करें। यदि आप किसी एक सीमा पर डबल क्लिक करें तो इसका परिणाम क्या होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेलेक्ट ऑल बटन एट द टॉप ऑफ द वर्कशीट इन MS Excel वर्कशीट टू सेलेक्ट ऑल कॉलम एंड रो। यू डबल क्लिक, क्या बोल रहा है, डबल क्लिक, इसको वर्ड को समझिए यहाँ पर, डबल क्लिक ऑन वन ऑफ द लिमिट्स व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो डबल क्लिक करने से क्या रिजल्ट होगा। सभी कॉलम या पंक्तियों का आकार डेटा को फिट करने के लिए बदल जाता है। क्या द साइज ऑफ द ऑल कॉलम है ना, ऑल कॉलम और रो चेंज टू बी फिट द डेटा। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए स्टूडेंट, ठीक है। देखो यही होगा, अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा ना, सारा कॉलम फिट हो जाता है। हम इसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखा सकते हैं। जैसे समझिए, यहाँ पे MS Excel को खोलिए, इसमें कोई डेटा लिखते हैं, मान लो कोई भी डेटा, मान लो ये मेरे पास डेटा ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे कहीं कोई बड़ा कर दिए, कोई छोटा कर दिए, ठीक है ना, और हम सारा सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको ऐसे सेलेक्ट किए, इस पर डबल क्लिक करो, इस पर किसी पे भी, देखो क्या हुआ, ऑटोमेटिक फिट हो गया कि नहीं। बात समझ में आ रहा ना, मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटिक जिस हिसाब से आपका कंटेंट है उस हिसाब से कंटेनर फिक्स हो गया, जिस हिसाब से कंटेंट है उस हिसाब से कंटेनर मतलब डब्बा फिक्स हो गया, कॉलम फिक्स हो गया। तो यही चीज़ें बोल रहा है, यही बोल रहा है कि सभी कॉलम या पंक्तियों का आकार डेटा को फिट करने के लिए बदल जाता है। बहुत अच्छा, इट मीन्स यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं आगे स्टूडेंट। यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, 54 नंबर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है घरों में
उपयोग की जाने वाली अधिकांश इंटरनेट एक्सेस विधियों में डैश नामक हार्डवेयर इकाई मतलब यूनिट शामिल होती है। यह एक भौतिक माध्यम से जुड़ती है जो या तो फोन लाइन मतलब डीएसएल के लिए या केबल इंटरनेट लाइन, फाइबर ऑप्टिक केबल या वायरलेस एंटीना है ना, और बोल रहा है कि उपग्रह और वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए का समर्थन करती है। तो बताइए इसमें से क्या है स्टूडेंट, जवाब दीजिए फटाफट इसका सही उत्तर। ब्रिज है, फायरवॉल है, मोडेम है और सर्वर्स है। यहाँ पे क्या बोला है स्टूडेंट, घरों में उपयोग की जाने वाली अधिकांश इंटरनेट एक्सेस विधि में डैश हार्डवेयर का इकाई फायरवॉल तो स्टूडेंट प्रोटेक्ट करता है। इसका जो सही यूज होगा स्टूडेंट यहाँ पे, इसका जो सही यूज होगा यहाँ पे, ठीक है, यह सही आंसर होगा यहाँ पे, ये वाला हो जाएगा मोडेम समझते हैं, डोंगल जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डोंगल। ऐसे होता था, आज के डेट में तो वाईफाई से काम चला लेते हैं लोग, ऐसे पेन ड्राइव जैसा होता था स्टूडेंट, ऐसा होता था। ठीक, इसका हम यूज किए हैं, ठीक है ना। डोंगल से हम लोग इंटरनेट घर में ज़्यादातर यही रखते थे, डोंगल रखते थे, उसमें सिम लगता था, इंटरनेट चार्ज करते। सर देखे हैं, नहीं देखे आप डोंगल? हम मेरे घर में अभी रखा हुआ होगा, लेकिन आज के डेट में पता नहीं। हमको याद है कि हम सेकेंड हैंड 1500 में खरीदे थे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा MS Excel 2016 के फॉर्मेटिंग टूलबार में मौजूद नहीं है, बताइए स्टूडेंट। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा MS Excel 2016 के फॉर्मेटिंग टूलबार में मौजूद नहीं है? तो यहाँ पे बोल्ड, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट हाईलाइट कलर और रैप टेक्स्ट, बताइए स्टूडेंट। सही जवाब दीजिए यहाँ पे। जवाब दीजिए फटाफट स्टूडेंट यहाँ पे। टेक्स्ट बॉक्स स्टूडेंट, टेक्स्ट बॉक्स जो है ना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel 2000 फॉर्मेटिंग के अंदर टेक्स्ट बॉक्स नहीं आता है? ये आपको इंसर्ट मेनू में मिलेगा। ये सब फॉर्मेटिंग के अंदर आता है स्टूडेंट, क्लियर है? ये नहीं आता, ये इंसर्ट मेनू में कोई भी चीज़ बॉक्स में लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सेक्शन ब्रेक के लिए एक वैध विकल्प नहीं है? कंटिन्यूअस पेज, ऑड पेज, अल्टरनेट पेज, नेक्स्ट पेज। इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए स्टूडेंट। अल्टरनेट पेज, ये वैध विकल्प नहीं है, ये अवैध विकल्प है। बात समझ में आना? इसका सही आंसर क्या होगा, अल्टरनेट पेज। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे देखो, उबंटू भी जो है ना एक एप्लीकेशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। डॉस भी है जिसका फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स भी होता है, लेकिन सैप क्या है ना, एक अकाउंटिंग के लिए यूज किया। ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन पता है और भी आपका एग्जाम है, लेकिन क्वेश्चन का तरीका पूछने का चेंज था। ये टैली जैसा सॉफ्टवेयर है, तो ये सिस्टम नहीं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर यही पूछता कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये होता है। ये पूछ दिया कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वही होगा यहाँ। 58 नंबर, मेल मर्ज ऑपरेशन में व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट जैसे एक स्टैंड लेटर, इन्वेलप या मेलिंग लेबल को डैश के रूप में जाना जाता है। बताइए स्टूडेंट किस रूप में जाना जाता है? डेटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट, लेटर और मर्ज डॉक्यूमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट। क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे? मेन डॉक्यूमेंट मतलब समझे यहाँ पे, ठीक है, वो मेन डॉक्यूमेंट रहेगा। मेल मर्ज ऑप्शन में व्यक्तिगत किसी को अगर इन्वेलप वगैरह देना तो उसके लिए आपको क्या होगा? मेन डॉक्यूमेंट। डेटा सोर्स मतलब उसमें बहुत सारा डेटा रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया स्टूडेंट? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। सेकेंड नंबर इज द राइट आंसर, ये वाला होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, वेब ब्राउजर से क्वेश्चन है। वेब ब्राउजर इंटरनेट और, है ना, वेब के संबंध में क्या बोला है यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, वेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या बोला इस कथन में, क्या लिखा हो, पहला वाला ही, एक सुरक्षित वेबसाइट URL से शुरू होना चाहिए, ठीक है ना। बोला कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये स्टूडेंट सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। कभी भी एक सुरक्षित वेबसाइट URL इससे शुरू होना चाहिए, इससे शुरू नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे 60 नंबर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। विंडोज XP में यदि कुछ गड़बड़ी होती है तो आप अपने कंप्यूटर में पिछली स्थिति में वापस लाने के लिए डैश विकल्प का उपयोग करें। बताइए स्टूडेंट किसका यूज करेंगे स्टूडेंट, सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, 4th नंबर है ना। रोल बैक तो स्क्वेल में चले जाते हैं। स्टेट रीस्टोर नहीं, ऑपरेटिंग रीस्टोर, सिस्टम रीस्टोर, इसका जो सही आंसर होगा 4th नंबर होगा। विंडो XP में जो क्या जाता था, सिस्टम रीस्टोर, तो बैकअप मतलब पीछे चला जाता था। ऐसे ये आपका विंडोज 7 में भी ऑप्शन देता है, विंडोज 7 में, ठीक। स्टूडेंट अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो आप लोग क्या करिए, ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ज्वाइन करने में किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होता है तो जो नंबर हम बता रहे हैं इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और आपको हम सख्त हेल्प करेंगे स्टूडेंट। क्योंकि देखिए अगर आप पढ़ाई करते हैं 9835522160, अगर आप पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट, अगर आप टेस्ट नहीं दीजिएगा, जैसे आप पढ़ाई करते कई टेस्ट परफॉर्मेंस ही नहीं पता चलेगा, इसलिए टेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि इतना पढ़ाई किया तो आपको कैसे पता चलेगा क्या हम किस लायक हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। और कोई भी दिक्कत होता है, परेशानी होता है, इस नंबर पे मैसेज करिए, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर नए व्यूअर हैं बच्चे तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर मतलब बजाइएगा, ताकि आपको हम जब भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और हर दिन 5 बजे आपको एकदम रेडी रहना है, बस समझ में आ रहा ना, 5 बजे लिंक मिले या ना मिले, आपको चैनल का नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा तो आपको पहले मिल जाएगा स्टूडेंट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।